बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स यूनिट 4 में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया वो है सरकार के अंग, जिसमें कल हमने देखा व्यवस्थापिका। आज हम देखेंगे कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जिसका काम होता है कि व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है उन कानूनों को कार्य रूप में परिणित करना और देश का प्रशासन जो है उसका संचालन करना। व्यवस्थापिका के बनाए गए कानूनों के आधार पर पास किए गए कानूनों के द्वारा और वार्षिक बजट को प्रस्तावित करने का काम कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। कुछ काम न्याय संबंधी भी होता है जो कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। इसीलिए डॉक्टर फाइनर का कहना है कि व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में शक्तियों का बंटवारा हो चुकने के बाद जो भी शेष शक्तियां बचती हैं वो उस पर काम कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कि प्रशासन का संचालन करता है और राष्ट्रपति से लेकर साधारण पुलिसमैन तक प्रशासन से संबंधित प्रत्येक कर्मचारी कार्यपालिका का ही अंग होता है। कार्यपालिका मुख्यतः दो भागों में हम देख सकते हैं। एक तो राजनीतिक कार्यपालिका, ये विधियों के आधार पर प्रशासन से संबंधित विभिन्न विभागों के संबंध में नीति निर्माण करती है, और दूसरा स्थायी या लोक सेवाएं जो कि नीति निर्माण में सहायता प्रदान करने वाला होता है और प्रमुख रूप से नीतियों को क्रियान्वित करता है। राजनीतिक कार्यपालिका ही खास तौर पर कार्यपालिका के कार्यों को संपादित करती है। कार्यपालिका विभिन्न प्रकार की देखी जा सकती है। अलग अलग देशों में इसके विभिन्न प्रकार या रूप हैं। एक तो नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका होती है, जिसका मतलब है कि नाम मात्र के आधार पर या जिसके नाम से कार्यपालिका के कार्य संपादित तो होते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से जो वास्तविक कार्यपालिका है वो उन प्रशासनिक कार्यों का कार्यपालन की शक्तियों का प्रयोग करती हो। नाम मात्र की कार्यपालिका के उदाहरण हम देख सकते हैं। भारत में राष्ट्रपति, इंग्लैंड में सम्राट, और वास्तविक कार्यपालिका का उदाहरण हम भारत में प्रधानमंत्री या इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के रूप में देख सकते हैं। खासतौर पर संसदात्मक प्रणाली में ये रूप देखने को मिलता है। दूसरे प्रकार के हैं एकल एवं बहुल कार्यपालिका। और एकल कार्यपालिका से मतलब है कि कार्यपालिका का ऐसा संगठन जिसके अंतर्गत निर्णयात्मक और अंतिम रूप से कार्यपालिका की समस्त शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित न होकर व्यक्तियों के समुदाय में निहित हो। अंतिम रूप से कोई एक व्यक्ति ही सारी शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व रखता हो। बहुल कार्यपालिका से अभिप्राय है कि जिसमें कार्यपालिका की शक्ति एक व्यक्ति में निहित ना होकर व्यक्तियों के एक समुदाय में निहित हो। जैसे कि प्राचीन काल में एथेंस और स्पार्टा में बहुल कार्यपालिकाएं थी, और वर्तमान समय में स्विट्जरलैंड, सोवियत संघ में बहुल कार्यपालिकाएं देखी जा सकती हैं। स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका सत्ता 7 सदस्यों की एक संघीय परिषद फेडरल काउंसिल में निहित होती है। इसी तरह जो सोवियत संघ है वहाँ सोवियत सर्वोच्च कार्यपालिका परिषद के रूप में प्रेसिडियम के रूप में काम करती है, जिसमें 39 लगभग सदस्य होते हैं। सामूहिक कार्यपालिका भी इसको कहा जा सकता है। तो कार्यपालिका के भी विभिन्न रूप अलग अलग देशों में देखे जा सकते हैं। इसी तरह से कार्यपालिका की नियुक्ति के संदर्भ में भी हम देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की निर्वाचन पद्धतियां प्रचलित हैं। जैसे प्राचीन काल से मध्य युग तक हम जब राजतंत्रीय व्यवस्थाएं देखते हैं तो वंशानुगत पद्धति प्रचलित थी, जिसमें ज्येष्ठतर उत्तराधिकारी होता था और उसको सत्ता प्राप्त होती थी। प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति एक और प्रकार है, जिसमें प्रत्यक्ष जनता द्वारा कार्यपालिका का चुनाव होता है। बोलीविया, मैक्सिको, ब्राज़ील, पेरू इत्यादि देशों में इस तरह के उदाहरण देखे जा सकते हैं। तीसरा, अप्रत्यक्ष द्वारा निर्वाचन प्रणाली, जिसमें कि जनता द्वारा एक निर्वाचक मंडल का निर्वाचन किया जाता है और निर्वाचक मंडल
अपनी कार्यकारिणी का चुनाव करते हैं। अमेरिका में यही प्रणाली प्रचलित है और व्यवहार में राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्यक्ष चुनाव का रूप अब वहाँ पर स्थापित हो गया है। फिर व्यवस्थापिका के द्वारा निर्वाचन, इस तरह की पद्धति में कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के द्वारा चुना जाता है। सोवियत संघ, स्विट्जरलैंड में ये पद्धति प्रचलित है और भी विभिन्न देशों में इस तरह के उदाहरण देखे जा सकते हैं, खासतौर पर संसदात्मक शासन व्यवस्थाओं में। कार्यपालिका विभिन्न प्रकार के काम करती है, तो हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका का जो प्रमुख काम है वो है देश का आंतरिक शासन संबंधी कार्य करना। इसमें जो भी देश की आंतरिक शांति व्यवस्था है उसके लिए काम करती है। विभिन्न व्यापार, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, कृषि इत्यादि से संबंधित विभिन्न कार्य कार्यपालिका के द्वारा किए जाते हैं। इसके साथ ही प्रशासनिक और राजनीतिक नियुक्तियां की जाती हैं। पदोन्नति, पदावनति, पदच्युति का कार्य करती है। निर्देशन संबंधी काम इसके द्वारा किए जाते हैं। प्रशासन पर नियंत्रण और प्रशासनिक कार्य संपादन इसके द्वारा किए जाते हैं। दूसरा, वैदेशिक संबंधों का संचालन भी कार्यपालिका की शक्तियों में आता है और वर्तमान युग में तो ये और अधिक बढ़ गया है, जिसमें कि दूसरे देशों के साथ संधि समझौता करना, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संबंधों की स्थापना करना, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेना, वैदेशिक संबंधों का विदेश नीति का निर्धारण करना। इसके साथ ही वैदेशिक संबंधों में विशेषज्ञता, गुप्तता, चातुर्यता इत्यादि का समावेश करना और विदेशिक कार्यों में सफलता हासिल करने का कार्य करना। जो प्रतिनिधि हैं उनको नियुक्त करना, राजदूतों की नियुक्ति करना इत्यादि विभिन्न कार्य विभिन्न देशों की कार्यपालिका के द्वारा ही किए जाते हैं। सैनिक कार्य भी एक प्रमुख कार्य है कार्यपालिका का, जिसके अंतर्गत जो देश की प्रधान सेनाएं हैं उसके सभी अंगों, स्थल, जल और वायु के प्रधान के रूप में कार्यपालिका काम करती है। अगर कोई आक्रमण होता है, वैदेशिक आक्रमण, तो देश की रक्षा करना ये प्रमुख दायित्व कार्यपालिका के अंतर्गत ही आता है। युद्ध और शांति की घोषणा कार्यपालिका के द्वारा ही की जाती है। विधि निर्माण संबंधी या कानून निर्माण के कार्य वैसे तो व्यवस्थापिका का काम है, लेकिन जैसे जैसे कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि हुई है तो उसकी वजह से इसके ये काम भी बढ़ गए हैं। ये कानून बनाने के संबंध में कार्य करने लगी है, जिसे प्रदत्त व्यवस्थापन का नाम भी दिया जाता है। और कार्यपालिका को विधानमंडल का अधिवेशन बुलाने, स्थगित करने का अधिकार है और व्यवस्थापिका का नेतृत्व कर सकती है। और जो व्यवस्थापिका की स्वीकृति से कानूनों का निर्माण है वो कार्यपालिका के द्वारा किया जा सकता है। संसदात्मक प्रणाली में ये आवश्यक रूप से देखा जा सकता है। फिर वित्तीय कार्य भी इसके द्वारा किए जाते हैं। वार्षिक बजट बनाना, आय व्यय का लेखा जोखा रखना, अनुदान मांगों को पूरा करना इत्यादि विभिन्न जो कार्य हैं जो वित्त से संबंधित हैं वो कार्यपालिका के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। न्याय संबंधी कार्यों में भी कार्यपालिका के पास विभिन्न न्यायिक शक्तियाँ होती हैं। इसमें क्षमादान का अधिकार प्राप्त है। जैसे भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त है कि वो किसी के अपराध को, उसकी दंड को कम कर सकता है, क्षमा कर सकता है। इसी तरह से कार्यपालिका विभिन्न अर्ध न्यायिक कोटि के व्यापक अधिकार उसे प्राप्त होते हैं। ब्रिटेन में स्वास्थ्य मंत्रालय अपने प्रशासनिक कार्यों के सिलसिले में लोगों पर जुर्माना लगा सकता है, हर्जाना वसूल कर सकता है। इसके अलावा भी कार्यपालिका कई अन्य कार्य करती है, जैसे उपाधियां देना या पेंशन संबंधी काम है या जन कल्याणकारी कार्य हैं। और आज वर्तमान समय में कार्यपालिका के कार्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। निरंतर इसके कार्य बढ़ते जा रहे हैं, उसका विस्तार हो रहा है, जिसके जो कारण है वो ये है कि साधारण योग्यता के व्यक्तियों का चुनाव किया जाता है और जन कल्याणकारी
कार्य जो राज्य की अवधारणा है उसकी वजह से दलीय पद्धति, प्रदत्त व्यवस्थापन और जो आधुनिक समय में विभिन्न जो समस्याएं हैं विभिन्न क्षेत्रों की, उसकी जटिलता के कारण नियोजन या प्लानिंग जैसे कुछ विषय हैं जिसको लेकर ये कार्यपालिका के कार्य बढ़ते जा रहे हैं और ये व्यवस्थापिका पर भी मंत्रिमंडल हावी होता जा रहा है और व्यवस्थापिका की शक्तियों में कमी आई है और कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि निरंतर हो रही है। कार्यपालिका को सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए या उसको सफल बनाने के लिए कुछ आवश्यक गुण होने आवश्यक हैं। जैसे कार्यपालिका कर्तव्यपरायण होनी चाहिए, कार्यकुशल होनी चाहिए, निर्णय शीघ्र ले, सच्चाई और ईमानदारी पर से कार्य करे, निष्पक्षता से काम हो और गोपनीयता बनी रहे। अगर इस तरह के आवश्यक गुण हैं तो कोई भी देश की कार्यपालिका सफलतापूर्वक कार्य कर सकती है और अपना समय सफलता से निकाल सकती है। कार्यपालिका की जो स्थिति है वो लोकतंत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, चाहे वो संसदात्मक प्रकार का लोकतंत्र हो, चाहे अध्यक्षात्मक प्रकार का लोकतंत्र हो। संसदीय शासन में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है और मंत्रिमंडल के जितने भी सदस्य हैं वो अनिवार्य रूप से व्यवस्थापिका के भी सदस्य होते हैं। व्यवस्थापिका में वो बैठते हैं, विचार विमर्श में भाग लेते हैं, विधेयक प्रस्तावित करते हैं और भाषण वगैरह देते हैं, मतदान में भाग लेते हैं, कानून निर्माण में भाग लेते हैं। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। व्यवस्थापिका कार्यपालिका से प्रश्न, पूरक प्रश्न पूछ सकती है, निंदा आलोचना कर सकती है और यदि व्यवस्थापिका के निम्न सदन या लोकप्रिय सदन में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिमंडल सहित प्रधानमंत्री को त्यागपत्र भी देना पड़ सकता है। तो इस तरह के जो घनिष्ठ संबंध है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में वो संसदात्मक व्यवस्था में देखा जा सकता है। अध्यक्षात्मक शासन में जो लोकतंत्र का ही दूसरा रूप है उसमें शक्ति पृथक्करण सिद्धांत प्रचलित है, उस पर आधारित व्यवस्था होती है जिसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका पृथक पृथक होती है, परंतु फिर भी वहाँ इन दोनों अंगों में काफ़ी पारस्परिक संबंध कुछ विशिष्ट विषयों को लेकर होता है। जैसे अमेरिका में अध्यक्षीय शासन है तो वहाँ पर कुछ विशेष बातों को लेकर व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण कर सकती है। जैसे राष्ट्रपति के द्वारा की गई नियुक्ति और संधियों पर अमेरिकी कांग्रेस यानी कि वहाँ की व्यवस्थापिका के जो दूसरा उच्च सदन है सीनेट, जो महत्वपूर्ण सदन है अमेरिका का, उसकी परमिशन या स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। कांग्रेस को राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसे पदच्युत करने का भी अधिकार प्राप्त होता है। व्यवस्थापिका के द्वारा जिन विधेयकों को पारित किया जाता है उस पर राष्ट्रपति को निषेधाधिकार, जेबी निषेधाधिकार जैसे अधिकार प्राप्त हैं। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को संदेश दे सकता है। तो इस प्रकार से अमेरिका में शक्ति पृथक्करण होने के बावजूद भी वहाँ पर नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था है, जिसकी वजह से व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे को नियंत्रित कर सकती है और एक दूसरे की परमिशन के आधार पर कार्य करना आवश्यक हो जाता है। संसदात्मक शासन में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है, लेकिन इसकी अपेक्षा, इसकी तुलना में अध्यक्षीय शासन में वो कम संबंधित होती है। इस तरह से आज हमने ये देखा कि सरकार का एक प्रमुख अंग है कार्यपालिका और उसके विभिन्न शक्तियाँ और